हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेई 2023 के मेंस के बैच में, जहां पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द नियर कमिंग एसएससी जेई मेंस एग्जाम। और क्वेश्चंस का लेवल वी हैव केप्ट इट अ लिटिल बिट हायर अप टू द गेट एंड ईएससी लेवल, जहां पर हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इनटू द मेंस पेपर। तो हम साथ में रिवाइज भी करते चले जा रहे हैं और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोग जान लीजिए कि जो भी हम यहाँ पर आपके पास सामने सेशन लेकर आ रहे हैं, हमारे पास ऐसे ही सेशन से रिलेटेड हमारे पास पूरी तरीके से एक बैच बना हुआ है एसएससी जेईई मेंस 2023 के लिए ऑन टू द एईसी प्लस एप्लीकेशन, जहां पर आप मेंस में सफलता की तैयारी कर रहे हो, जहां पर मोर देन 3000 क्वेश्चंस आर बीइंग गेटिंग प्रैक्टिस्ड एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और साथ में आपको प्रैक्टिस के अलावा आपको क्विक रिवीजन सेशंस भी मिल रहे हैं, जिसमें कि आप सब्जेक्ट को चुटकियों में रिवाइज कर सकते हो। हम आपको साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 100+ टेस्ट होने वाले हैं, और साथ में डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे होंगे। तो विदाउट थिंकिंग ट्वाइस आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। डायरेक्टली डाउनलोड दी एईसी प्लस एप्लीकेशन, और यहां पर क्लासेस ऑलरेडी चालू हो चुकी है। चलिए, सो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट के साथ, जहां पर हम लीनियर मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्नियर्स इज एम्प्लॉयड इन एब्ने लेवल। क्या होता है एब्ने लेवल? एब्ने लेवल, पहली बात तो ये कि ये हमारे पास मॉडिफाइड वर्जन है। क्या है हमारे पास? मॉडिफाइड वर्जन है। किसका? मॉडिफाइड वर्जन ऑफ किसका? ऑफ हैंड लेवल। तो अब ये हमारे पास हैंड लेवल मतलब ये हैंड लेवल के रूप में भी यूज हो सकता है, और साथ में हमारे पास ये एज अ क्लिनोमीटर भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब कि ये हमारे पास स्लोप मेजर कर सकता है। क्या कर सकता है? स्लोप भी मेजर कर सकता है। और स्लोप मेजर करने जाएंगे तो स्लोप मेजर करते वक्त हमारे पास हमें डिग्रीज में मेजरमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिग्रीज में मेजर करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में डिग्रीज में जो मेजरमेंट होगा वो हमें करना पड़ेगा। तो वहां पर हमारे पास जो स्केल लगी होगी, दैट स्केल विल बी एबल टू रीड हमारे बहुत छोटे से छोटे मेजरमेंट को भी रीड करने के लिए बनी होनी चाहिए। अब बहुत छोटे मेजरमेंट अगर हमारे पास हो जाए और हमारे पास बहुत बारीकी से मेजरमेंट करना पड़े, तो डिविजन्स बहुत पास होते हैं, तो इतना हम बारीकी से मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे हमारे एब्ने लेवल में। तो थोड़े से बड़े बड़े डिवीजन का हम जो है वो लीस्ट काउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो रेट्रोग्रेड वर्नियर में हमारे पास जनरली क्या होता है? n+1 डिविजन्स ऑफ दी n+1 सॉरी हमारे पास यहां पर n+1 डिवीजन किसके? मेन स्केल के इज इक्वल टू n डिविजन्स ऑफ दी वर्नियर स्केल। ऐसा जनरली यहां पर होता है। इनटू द डबल वर्नियर, डबल वर्नियर का मतलब होता है कि हमारे पास रीडिंग टू साइड्स में है, दो साइडेड रीडिंग है हमारे पास, टू साइडेड रीडिंग्स हैं फ्रॉम दी सेंटर। तो वो हमारे पास अभी तो एब्ने लेवल के लिए अभी इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। डबल फोल्डेड वर्नियर इज अगेन अनदर वन वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर हमारे पास जो है वो जिसके अंदर 2n-1 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल आर इक्वल टू n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहां पर हमारे पास टोटल मिलाकर कुछ ज्यादा डिवीजन होते हैं हमारे मेन स्केल के, उसको हम कम डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल में बांटते हैं। तो दूरी ज्यादा होती है वर्नियर स्केल के रीडिंग्स की। ऐसे में हमारे पास यहां पर ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन निकल कर आता है टू रीड फॉर दी एब्ने लेवल। तो पता होना चाहिए कि एब्ने लेवल के लिए हम एक्सटेंडेड वर्नियर का इस्तेमाल करेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। एक स्केल हमारे पास दी गई है 1 इंच, जिसमें कि हमारे पास 50 फीट हमारे पास जो है वो मेजर हो रहा है ग्राउंड पर। इज मेंशन्ड ऑन एन ओल्ड मैप, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल। तो देखो, स्केल के बारे में क्या पता होना चाहिए? स्केल के बारे में कुछ बेसिक बात पता होना चाहिए। एक होता है आपके पास आपकी स्मॉल स्केल, एक होती है स्मॉल स्केल, और एक होती है आपके पास लार्ज स्केल। ठीक है, तो स्मॉल स्केल जनरली मैप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और लार्ज स्केल जनरली हमारे पास प्लान बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जब स्मॉल स्केल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर डिटेलिंग नहीं दिखा सकते। क्या नहीं कर सकते? डिटेलिंग यहाँ पर दिखाई नहीं जा सकती, और यहाँ पर हमारे पास डिटेलिंग जो है वो आसानी से दिखाई जा सकती है। ये बात आपको जो है वो ध्यान रखना है।
इसी के अलावा बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग तरह की स्केल यूज होती है, जिनमें से स्केल जो है वो हमारे पास क्या है हमें पता ही है, दिस इज बेसिकली रेशियो। तो स्केल हमारे पास रेशियो मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का, तो 1 इंच बाय 50 फीट को अगर हम बात करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 इंच डिवाइडेड बाय 50 इंटू 12 इंच। हमारे पास 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। इंच से इंच जाएगा, दिस वुड कम आउट टू बी एज 1/600। हमारे पास 12 पंजे 60 और ये 600। तो अब हमारे पास यहां से रिलेटेबल करना है कि हमारे पास इनमें से क्या रिलेट कर सकता है। तो अभी तो हमने सारी यूनिट हटा दी, इसे आरएफ बना दिया। कोई सी भी एक कॉमन यूनिट दोनों को दे दो और फिर यूनिट कन्वर्जन करना चालू करो। तो ये बनेगा 1 सेंटीमीटर इज टू 600 सेंटीमीटर है तो ये 6 मीटर बन जाएगा। 1 सेंटीमीटर से 6 मीटर की हमारे पास स्केल बन जाएगी। तो कौन सी स्केल सही हो जाएगी, बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिक्वायर्स ज्यूरेटिक सर्वेइंग। तो ज्यूरेटिक सर्वेइंग हमें कब जरूरत पड़ती है, तो ज्यूरेटिक सर्वेइंग हमें तब रिक्वायरमेंट होती है जब हमारे पास पहली बात तो ये हमें जो एक्यूरेसी रिक्वायर्ड हो ज्यादा हो तब चाहिए होता है, या फिर हमारे पास एरिया जो है वो ज्यादा हो तब चाहिए होता है ज्यूरेटिक सर्वे, या फिर हमें कर्वेचर को इंक्लूड करके चलना पड़ रहा हो तब लेके चलना पड़ता है ज्यूरेटिक सर्वे। तो इफ यू टॉक अबाउट दी रेंजिंग, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कर्व की रेंजिंग हो चाहे वर्टिकल कर्व की रेंजिंग हो, ये दोनों हमारे पास लिमिटेड डिस्टेंस में होती है। कहाँ होती है हमारे पास, ये दोनों लिमिटेड डिस्टेंस में होगी। तो लिमिटेड डिस्टेंस में होने की वजह से हम जो है वो इसमें तो जरूरी नहीं ज्यूरेटिक सर्वे करें। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ रिकॉनेसांस सर्वे, तो यहाँ पर हमारे पास रफ सर्वे परफॉर्म किया जाता है। रफ सर्वे होता है तो वहां पर एक्यूरेसी की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बात यहाँ खत्म हो जाती है। किसी कंट्री का सर्वे कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है लार्ज एरिया है, ऑब्वियस सी बात है एक्यूरेसी चाहिए ही पड़ेगी हर मेजरमेंट करने के लिए, और कर्वेचर तो आएगा ही आएगा गिनती में। तो इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए, सही निकल कर आना चाहिए। क्लियर है बात। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्किंग फ्रॉम द होल टू द पार्ट इज फॉलोड एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। क्यों, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग दो है, मिनिमम 2 पॉइंट की मदद से थर्ड पॉइंट को लोकेट कर लेना, और आपके पास अगला है कि भाई आप किसी भी सर्वे में वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करोगे तो आपके पास एरर जो है वो कम होंगे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपको किसी एक लाइन से जरा ध्यान समझना, किसी एक लाइन से किसी थर्ड पॉइंट की, मतलब किसी एक पॉइंट से किसी थर्ड पॉइंट की लेंथ पता हो और किसी दूसरे पॉइंट से भी थर्ड पॉइंट की लेंथ पता हो, तो सिर्फ लेंथ पता होती है और थर्ड पॉइंट को लोकेट करने चाहते हैं, तो वो प्रिंसिपल किस में काम आता है, वो हमारे पास प्रिंसिपल काम आता है चेन सर्वे में। अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट से किसी थर्ड पॉइंट के लिए डायरेक्शन पता हो और हमारे पास किसी एक पॉइंट से थर्ड पॉइंट के लिए, मतलब किसी दूसरे पॉइंट से थर्ड पॉइंट के लिए डायरेक्शन पता हो, तो 2 पॉइंट से डायरेक्शन पता हो, किसी पॉइंट का सिर्फ डायरेक्शन पता हो, तो वो हमारे पास कब यूज होता है, वो हमारे पास कंपास सर्वे का हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। अगर हम बात करें यहीं पर, अगर हमारे पास किसी एक लाइन से लेंथ पता हो और उसी लाइन से थीटा भी पता हो, तो ये हमारे पास ट्रेवर्स सर्वे में काम आ जाता है। ट्रेवर्सिंग कौन सी वाली, मेजर यूटिलिटी वाली, कौन सी वाली, मेजर यूटिलिटी वाली सर्वेइंग में हमारे पास काम, ट्रेवर्सिंग में काम आ जाएगा। अगर किसी एक लाइन से लेंथ पता हो और किसी दूसरी साइड से या दूसरे पॉइंट से एंगल पता हो, तो ये भी ट्रेवर्सिंग होता है लेकिन ऑफ माइनर यूटिलिटी। अब पूछा गया है कि क्या हमारे पास हमारे प्रिंसिपल के अंदर, मतलब हम सर्वे कर रहे हैं तो क्या प्रिंसिपल ये कहेगा कि आप जो एरर आ रहे हैं उन्हें बांट दो सब में, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इंप्रूव ईज ऑफ वर्किंग को आसान बनाने के लिए मेथोडोलॉजी में काम होते हैं, प्रिंसिपल नहीं है कि आसान तरीके से काम करो, तो ये भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स, काम ऐसे करो कि एरर इकट्ठे ना हो, तो या तो बारीक बारीक चीजें पहले कर लो और फिर बड़ी बड़ी चीजें बाद में मेजर करो तो एरर इकट्ठे होंगे, बड़ी बड़ी चीजें पहले सही कर लो तो छोटी छोटी चीजें अपने आप हमारे पास क्या होगी, अपने आप एररलेस होती चली जाएगी। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। कंपनसेट एरर्स इन अ वे, अपने आप जब हम लोकलाइज सर्वे करेंगे कि भाई पूरे सर्वे को पहले बांट लिया,
बड़े सर्वे बन गया, फिर छोटे छोटे पार्ट में बांट लिया, इस सर्वे को यहीं कहीं खत्म कर लिया, उस सर्वे को वहीं कहीं खत्म कर लिया, तो इसके एरर इसी के अंदर हो जाएंगे, इसके एरर इसी के अंदर आ जाएंगे। ऐसे में एरर हमारे पास इकट्ठे नहीं होते चले जाते और लोकलाइज एरर हमारे पास जो है वो कंपनसेट होते चले जाए। तो फोर्थ वाला भी ऑप्शन सही है। रेफर टू कॉमन डेटम से एमएसएल, तो हर तरह के सर्वे में एमएसएल की जरूरत नहीं पड़ती, तो नहीं पड़ती तो ये कोई प्रिंसिपल नहीं बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3 and 4 वुड बी दी करेक्ट आंसर। सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? रेट्रोग्रेड वर्नियर में मेन स्केल के n-1 डिवीजन या प्राइमरी स्केल के n-1 डिवीजन आर डिवाइडेड इनटू n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, ये गलत है। इसकी जगह होना चाहिए था n+1 डिवीजन। क्या होना चाहिए था? n+1 डिवीजन। रेट्रोग्रेड के n+1 डिवीजन हमारे वर्नियर के n डिवीजन के बराबर होते हैं। इन एन एक्सटेंडेड वर्नियर 2n+1 प्राइमरी डिवीजन आर डिवाइडेड इनटू n डिवीजन ऑन, किस पे? वर्नियर पे? नहीं, हमारे पास ये होना चाहिए 2n-1 के बराबर। अगर 2n-1 वर्नियर है हमारे एक्सटेंडेड, 2n-1 डिवीजन है हमारे मेन स्केल के, और वो n डिवीजन से बटे हुए हैं वर्नियर के, तो ही हमारे पास वो एक्सटेंडेड वर्नियर बनेगा। डायरेक्ट वर्नियर में इसकी जगह होना चाहिए था n-1। अगर ये n-1 होता तो हम इसको जरूर जो है वो रिलेट कर पाते। तो ऐसे में हमारे पास ना तो D सही है, ना C सही है, ना A सही है। डबल वर्नियर वो होता है जिसमें दो सिंपल वर्नियर्स प्लेस एंड टू एंड फॉर्मिंग वन स्केल विद दी जीरो इन दी सेंटर। तो एक जीरो है, दोनों तरफ रीडिंग बढ़ रही है, दोनों तरफ जब रीडिंग दोनों तरफ लिखी होती है उसे डबल वर्नियर कहते हैं, एक तरफ लिखी उसे सिंगल वर्नियर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लम लाइन थ्रू अ पॉइंट, किसी एक प्लम लाइन से एक प्लेन हो जो परपेंडिकुलर बने और टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड। तो जरा देखिएगा, टेंजेंशियल प्लेन जो होता है, ये टेंजेंशियल प्लेन हमारे पास कोई भी प्लेन हो सकता है, एनी प्लेन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हमारे पास कोई भी प्लेन हो सकता है, एनी प्लेन एट एनी पॉइंट हमारे पास टेंजेंशियल टू किसके? लेवल लाइन के। बात आती है वर्टिकल प्लेन की। तो वर्टिकल प्लेन हमारे पास वो प्लेन है, प्लेन फॉर्म बाय किसके? प्लेन फॉर्म्ड बाय प्लम लाइन, फॉर्म्ड बाय प्लम लाइन। प्लम लाइन जो हमारे पास प्लेन बनाती है वही वर्टिकल प्लेन बनता है। क्लियर है बात? तो हमारे पास यहां पर लेवल प्लेन क्या होगा? लेवल प्लेन वो होगा प्लेन एट इक्वल डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, वो लेवल प्लेन हुआ। तो हमारे पास जो है, अब पूछा है ऐसा प्लेन जो हमारे प्लम लाइन के परपेंडिकुलर हो थ्रू अ पॉइंट एंड इज टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट। तो हमारे पास हमारी प्लम लाइन परपेंडिकुलर लेवल प्लेन के लिए भी होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए भी होती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए सिर्फ एट अ पॉइंट होती है, एट अ पॉइंट, और लेवल प्लेन के लिए एट एवरी पॉइंट होती है, एट एवरी पॉइंट। तो हमारे पास यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अ 30 मीटर metric chain is found to be 0.1 meter too short throughout the measurement. If the distance measured is recorded as 300 meter, then the actual distance measured will be. चलिए ठीक है, देखो समझना पहले बात को, ये बात हमेशा ध्यान रखेगा। अगर चेन ज्यादा छोटी है, इफ चेन इज टू शॉर्ट, अगर चेन हमारे पास टू शॉर्ट है तो हमारी मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आएगी विथ रिस्पेक्ट टू दी ट्रू वैल्यू। तो इसका मतलब हमारे पास हमारी ट्रू वैल्यू क्या आनी चाहिए? छोटी आनी चाहिए। अभी मेजर्ड वैल्यू कितनी है? अभी मेजर्ड वैल्यू है 300 मीटर, तो हमारी ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन क्या हमारे पास? लेस देन 300 मीटर। तो पहली बात तो ये
कि ना तो आंसर ये हो सकता है और ना आंसर ये हो सकता है और ना आंसर ये हो सकता है, तो सही आंसर तो निकल के आ चुका है। अब कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम यूजिंग हमारे पास L इक्वल टू L डैश अपॉन L इंटू L डैश, जहां पर ये होती है हमारे पास एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन जो हमारे हाथ में है, कितनी है, 2 शॉर्ट है, 30 मीटर की चेन है, 2 शॉर्ट है 29.9 मीटर, और होनी कितनी चाहिए थी डेजिग्नेटेड लेंथ 30 मीटर। आपने इससे मेजर किया तो कितना आई वैल्यू 300 मीटर, तो ये बनेगा हमारे पास 10 टाइम्स, ये बनेगा 299 मीटर के बराबर। तो अगर कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आंसर तो जो है वो पहले लग चुका है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफसेट क्या होते हैं? व्हाट आर दी ऑफसेट्स? ऑफसेट क्या होते हैं? किसी भी सर्वे लाइन से मेजर किए जाने वाले, किसी भी सर्वे लाइन से मेजर किए जाने वाले हमारे पास जो मेजरमेंट होते हैं वो ऑफसेट होते हैं। अब ये जो ऑफसेट होते हैं हमारे पास, ये ऑफसेट हमारे पास परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और ये हमारे पास ऑब्लिक भी हो सकते हैं। कहां पे मेजर होते हैं? अवे फ्रॉम सर्वे, आउट ऑफ सर्वे लाइन। तो हमारे पास यहां पर पहली बात तो ये मेजरमेंट्स विच आर नॉट मेड एट राइट एंगल टू द चेन लाइन, जो राइट एंगल पर नहीं बनाए गए हो, क्या वही ऑफसेट होते हैं? नहीं, ये तो 90 डिग्री भी बनते हैं, ये तो गलत हो गया। टेकन टू अवॉइड अननेसेसरी वॉकिंग बिटवीन स्टेशन, तो सर्वे तो करना ही है हमारे पास, तो ये तो बात होती नहीं है। लेटर परपेंडिकुलर्स इरेक्टेड फ्रॉम चेन लाइन, क्या हमेशा परपेंडिकुलर होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या हो सकते हैं? लेटरल मेजरमेंट, सर्वे लाइन से बाहर निकलकर या तो ओब्लिक पे करो या परपेंडिकुलर करो। आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ऑफसेट की जो लिमिटिंग लेंथ होती है, ऑफसेट्स की जो लिमिटिंग लेंथ होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है स्केल ऑफ द मैप के ऊपर। वो और किस पे डिपेंड करती है? लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट जो है वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो स्केल पे डिपेंड करती है, एक हमारे पास डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है, और एक डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ एरर, किस तरफ हम काउंट कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन कर रहे हैं या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काउंट कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एक्यूरेसी विद द टेप। टेप से एक्यूरेसी अच्छी हो इसके लिए ये हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप्स इज, क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा? तो देखो सबसे पहली बात ये पढ़ लेते हैं पहले एक बार, कीपिंग यूनिफॉर्म टेंशन ऑन टेप फॉर ईच मेजरमेंट। तो ये तो मेजरमेंट के लेते टाइम उसके टेंशन की बात चल रही है। ब्रेकिंग टेप ऑन स्लोप्स एज नेसेसरी टू कीप द टेप लेवल, जब भी स्लोप आएगा तो पूरी पूरी लेंथ मत मेजर करो, क्योंकि फिर स्लोप की बात आ जाएगी, तो उतनी मेजर करो जिसमें कि स्लोप ज्यादा ना आए, तो उसको हम आधा अधूरा भी मेजर कर सकते हैं। कीपिंग एक्यूरेट काउंट ऑफ द स्टेशन, तो एक्यूरेट काउंट ऑफ द स्टेशन मतलब ये तो कब, जब किसी जगह तक मेजरमेंट कर लिया है तो जैसे कर लिया है फिर वहां से चलेंगे तो उसकी काउंटिंग ध्यान रखनी है, तो ये तो बाद में आएगा। कीपिंग द टेप ऑन द लाइन बीइंग मेजर्ड, तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो बात ये आनी चाहिए कि मेजरमेंट करना है तो सही होना चाहिए, पहली बात ये हैज टू बी करेक्ट, हैज टू बी करेक्ट। तो करेक्ट में हमें ये पहचानना बहुत आसान होता है कि हम सीधी लाइन में है या नहीं। तो पहले तो ये कर लिया कि सीधी लाइन में है या नहीं, ठीक है, चेन अभी भी हाथ में है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? कीपिंग दी टेप ऑन द लाइन बीइंग मेजर्ड, पहला तो ये हो गया। फिर बात आती है कि अब क्या करें, तो अब हम जो है हमारी चेन को या तो हम क्या कर लें, पहले जिस लेवल पे मेजर कर रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टल है तो कोई दिक्कत नहीं, चेन को खींचा और मेजर कर लिया।
अगर स्लोपिंग है तो पहले इतनी लेंथ उसमें से निकाल ली कि आपके पास मान लो यहां पर ही लेवल है, लेवल नीचे चला गया, तो यहां से इतनी लेंथ तक मेजर किया कि हाँ बस इतना ही करना है, इससे आगे जाएंगे तो झुकना चालू हो जाएगा, तो झुकना नहीं है, तो इतनी लेंथ हमने पहले डिवाइड कर ली। तो हमारे पास यहां पर क्या बन जाता है कि हम जो है वो पहले चेन को ब्रेक कर लें, ब्रेकिंग द टेप ऑन स्लोप एज नेसेसरी टू कीप द टेप लेवल, ये हमने कर लिया। एक बार हो गया कि हाँ इतना रखना है, अब इसको टेंशन दिया सफिशिएंट अमाउंट का कि हाँ कितनी रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग हमने चेक कर ली, और रीडिंग चेक कर ली तो हमारे पास कीपिंग यूनिफॉर्म टेंशन ये आ गया हमारे पास। और फिर बात आती है कि जैसे ही मेजरमेंट हो जाएगा, अब आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाए कि कितने मेजरमेंट कर लिए, तो ये चौथे नंबर पे हो जाना चाहिए। तो 4213 4213 कहां पर आ रहा है, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला है अ लाइन ऑफ ट्रू लेंथ 500 मीटर व्हेन मेजर्ड बाय अ 20 मीटर टेप इज रिपोर्टेड। ठीक है, हमारे पास रिपोर्टेड टू बी 502 मीटर लॉन्ग, करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप इज व्हाट। पहले तो पहचानो कि आपके पास आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है। आपकी मेजर्ड वैल्यू आई है जो है वो है 502 मीटर, और आपकी ट्रू वैल्यू है 500 मीटर। तो आपको ये पता है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, और ऐसा कब होता है, जब हमारे पास चेन है कि टेप है, टेप है, तो हमारे पास कब होता है ऐसा, टेप इज टू शॉर्ट। तो टेप ज्यादा छोटी है, किससे ज्यादा छोटी है, तो हमारे पास 20 मीटर से ज्यादा छोटी है। पहली बात तो ये कि ये आंसर होंगे ही नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन कैलकुलेट करना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि हमें प्रूफ जानना है कि सही है या गलत है। तो हमारे पास यहां पर हम कर लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला, यूज कर लेते हैं, क्या यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, कि हमारे पास L इक्वल टू एल डैश बाय एल इंटू एल डैश। हमें ये निकालना है जो एक्चुअल, जो करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप हमारे हाथ में है, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप हमारे हाथ में, वो निकालना है। तो लिखा सकते हैं एल डैश इक्वल टू हमारे पास एल बाय एल डैश इंटू एल। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना ट्रू लेंथ है उस लाइन का, 500 मीटर। कितनी उसकी हमारे पास मेजर्ड लेंथ आई, 502 मीटर। और हमारे पास उस चेन की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। तो ये बात साफ दिखाई दे रही है कि 20 मीटर में कुछ ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो 1 से कम आएगी, तो ये 20 से छोटी वैल्यू देगा। आंसर क्या आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर तो हम पहले ही मार्क कर चुके थे, दिस इज जस्ट दी वेरिफिकेशन पार्ट। क्लियर है बात इतनी। चलिए तो आंसर क्या हो गया इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है द ऑब्जेक्ट ऑफ चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे। तो चेन से मेजरमेंट होता है लेंथ का, और क्रॉस स्टाफ जो है वो हमारे पास ऑफसेट लेइंग में मदद करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। तो हमारे पास टू लोकेट द बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया, बिल्कुल सही बात है। कहां से, फ्रॉम बेस लाइन। बेस लाइन से हम फ्रॉम बेस लाइन ऑफसेट्स कैन बी मेजर्ड, तो ये सही है, लोकेट कर सकते बाउंड्री को। प्लॉट द फिगर टू ए स्केल, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास ग्राउंड मेजरमेंट्स हैं, यस, बिकॉज वी हैव ग्राउंड मेजरमेंट। तो ग्राउंड मेजरमेंट है और हम इनको स्केल से कन्वर्ट करके हमारे पास हम इनको प्लॉट कर सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेजरमेंट है हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट, बिल्कुल कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग किससे, ऑफसेट्स एट रेगुलर इंटरवल। तो रेगुलर इंटरवल पे ऑफसेट को रखकर हम जो है वो हमारे पास हर ऑफसेट के बीच में कितना कितना एरिया बन रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड द रिड्यूस लेवल ऑफ द प्लॉट, ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड्स लेवल एंड क्या, स्टाफ। लेवल और स्टाफ दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो ये नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1, 2 एंड 3। ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी करेक्ट नहीं हो सकता। व्हाट इज द स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20।
तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता है। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है, एक थोड़ा सा आसान तरीका है। एक आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूं। हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो करेक्शन होता है उसमें से एक हाइपोटेन्यूसल करेक्शन होता है, सी हाइपो। सी हाइपो के बारे में पढ़ा है, वो होता है एल सेक थीटा -1। या तो ये पढ़ा है, या फिर हमारे पास ये पढ़ा है कि एल थीटा स्क्वायर बाय 2। या तो ये पढ़ा है, जब थीटा किस में हो, डिग्री में हो तो ये रखेंगे, रेडियन में हो तो ये रखेंगे। एक और अगर मैं थीटा को हमारे पास जो है कन्वर्ट कर दूं, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो हमारे पास वहां पर कन्वर्जन हो सकता है किसी भी अलग फॉर्म के अंदर, किसी भी अलग फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है। तो हमारे पास यहां पर इफ वी कीप ऑन पुटिंग, कि हमारे पास जो है वो कैसे कैसे इसको रखा जा सकता है, तो जरा देखते हैं। हमारे पास थीटा को अगर हमने रखना चालू किया, किस में रखना चालू किया, इफ यू स्टार्ट पुटिंग थीटा इनटू दी 1:n फॉर्म, तो बन जाएगा ये L डिवाइडेड बाय थीटा हमारे पास हो जाएगा थीटा इक्वल टू 1/n फॉर्म में, तो 2n स्क्वायर बन जाएगा ये। एक तो ये तरीका सोचा जा सकता है, ठीक है, एक ये तरीका सोचा जा सकता है। तो इसमें से हमारे पास अगर हमें पता है कि हमारे पास चेन की लेंथ कितनी है, 30 मीटर के बराबर है। किसके बराबर है? 30 मीटर के बराबर है। तो अगर हमने लिखा 30 मीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन का स्क्वायर, तो n कितना हो गया हमारे पास, 1:20 है। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 400 के बराबर। 20 का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो ये बनेगा 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 400। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, जस्ट चेक इट आउट। ये से ये गया, 80 बचा, तो 3/80 हमारे पास रिमेनिंग है, और आंसर हमारे पास किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो 3/80 का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हाउ मच इज इट गोइंग टू कम, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जिसको 3/80 कर रहे हैं तो ये आएगा हमारे पास 0.0375 मीटर के बराबर, विच कैन बी रेफर्ड एज 3.75 सेंटीमीटर के बराबर। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से करने जाएंगे तो चीजें आसान होती चली जाएगी और अपने आप आंसर आ भी जाएगा। आंसर इज कमिंग आउट टू बी 3.75। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, और वो तरीका है कुछ इस तरीके से कि आपके पास स्लोप दे रखा है, तो स्लोप इज गिवन टू यू, कि आपने कोई एक दूरी मेजर कर ली, गलती से ये मेजरमेंट कर दिया, स्लोप है 1:20 का, तो ग्रेडियंट 1:20 का आप x निकाल लो 20.025, ठीक है, आप x निकालो 20.025। तो अगर आपके पास अब ये वाली डिस्टेंस आ चुकी है, तो 30 मीटर के डिस्टेंस, फॉल इन 30 मीटर विल बी, हमारे पास जो हमारे पास स्लोप है, अगर 20 मीटर की लेंथ में इतना, तो 30 मीटर की लेंथ में कितना होगा, 1.498 के बराबर। तो आपको ये पता चल चुका है कि आपके 30 मीटर की मेजरमेंट में, 30 मीटर मेजरमेंट में फ्लॉ कितना आ गया, 1.498 के बराबर। आपने अगर स्लोप करेक्शन लगाया -h²/2l का बराबर का, तो जो लेंथ आप मेजर कर रहे हो इंटू 2 और जो आपके पास लेवल का डिफरेंस आ गया, वो पुटअप करोगे, आंसर आएगा। द आंसर इज गोइंग आउट टू बी सेम, लेकिन कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से लगाओ। दोनों ही तरीके मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, दोनों तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, अगेन द सेम क्वेश्चन। 30 मीटर की मेट्रिक चेन है, फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट। जब 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट होती है तो चेन छोटी हुई तो मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी, मेजर्ड वैल्यू बड़ी आएगी। तो मेजर्ड वैल्यू कौन सी है, डिस्टेंस मेजर्ड इज रिकॉर्डेड एज 300, तो 300 क्या हो गई, बड़ी वैल्यू हो गई। तो रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी होगी। ट्रू वैल्यू छोटी होगी तो ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही पूछा है, 299 विल बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट हमारे पास बन जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस या ट्रू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 299 मीटर के बराबर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके पास एक 20 मीटर की चेन है, वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर, ठीक है। इट वाज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ द डेज वर्क
आफ्टर चेनिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 4000 मीटर, ठीक है। तो 2000 मीटर मेजर करने के बाद 10 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी पाई गई, और 2000 मीटर मेजर किया तो 18 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी हो गई। व्हाट इज द ट्रू डिस्टेंस इफ द चेन वाज करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डेज वर्क? अगर इनिशियली बात करें, इनिशियली एट द रेट 0 मीटर, लेंथ ऑफ द चेन कितनी है? 20 मीटर की है। हमारे पास फ्रॉम 0 to 2000 मीटर में शुरुआत में तो चेन 20 मीटर की थी, ये पक्का है। 2000 मीटर के बाद हमने चेन चेक करी, चेन तो गलत पाई गई। चेन गलत निकल कर आ रही है, कहां पर गलत हुई? क्या पहले वाले मेजरमेंट में गलत हो गई? पता नहीं। क्या बीच में कभी गलत हो गई? बीच में कभी खिंचा गई? पता नहीं। क्या आखिरी वाले मेजरमेंट में गलत हुई? पता नहीं। नहीं पता तो क्या लेके चलेंगे? एवरेज लेके चलेंगे। हमारे पास यहां से एल बन जाएगा, जो शुरुआत में लेंथ थी वो, प्लस हमारे पास जो बाद में लेंथ हो गई वो, डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 20.05 मीटर के बराबर। 20.05 मीटर के बराबर शुरू के 2000 मीटर डिस्टेंस के टाइम पे ऐसी कुछ परिस्थिति बनी। जब हमारे पास 2000 से हम 4000 की तरफ बढ़े, तो उस टाइम पे जो लेंथ ऑफ द चेन है आपके पास, वो क्या हो जाएगी? ये पाया गया कि 2000 मीटर तक मेजर करने का चेन को फिर चेक करा तो वो 2000 मतलब 20 सेंटीमीटर 20 मीटर और 10 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ी निकली। तो ऐसे केस में हमारे पास यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जब 2000 से 4000 मीटर तक का डिस्टेंस मेजर किया, फिर से 2000 का, तो ऐसे केस में हमारे पास हमें चेन 18 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी मिली। तो इस बार हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी बड़ी होगी? 20.10 की, और फिर अंत में कितनी हो गई? 20.18 की। शुरुआत में तो सही थी, बाद में कैसी हो गई? गलत हो गई। तो बाद में गलत हुई तो बीच में गलत कहां पे पता ही नहीं चला ना, तो क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे। शुरुआत की लेंथ आखिरी की लेंथ का एवरेज ले लेंगे, मान लेंगे कि पूरा सर्वे उस एवरेज लेंथ से हुआ। तो ये बन जाए कितना हमारे पास? 20.14 मीटर के बराबर। 14 ही आएगा ना? कितना आएगा? 10 और 18 28, 28 का आधा 2, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास अलग अलग। तो हमारे पास बात करते हैं 0 से 2000 मीटर के लिए। हमारे पास करेक्ट लेंथ क्या आएगी? तो पूछा क्या? ट्रू डिस्टेंस पूछा है ना। तो करेक्ट लेंथ क्या आएगी हमारे पास? एल डैश बाय एल इंटू एल डैश। तो शुरुआत के लिए एल डैश कितना है? 20.05 बटे 20 इंटू क्या, हम क्या बोलते हैं हर बार रखते हुए? 20 मीटर बोलते रखते जाए। मेजरमेंट कितना हुआ? 2000 मीटर का। तो ये से ये गया कितना टाइम? 100 टाइम गया। तो 100 टाइम गया तो हमारे पास ये कितना बनेगा? 2005 मीटर, ठीक है। और हमारे पास जब हम 2000 से 4000 की तरफ जा रहे हैं, तो 2000 से 4000 तक जाने में एल कितना बनेगा? ट्रू लेंथ एल डैश बाय एल इंटू एल डैश। तो ये बनेगा हमारे पास कितना? 20.14 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2000 फिर से। तो ये कितने टाइम गया? 100 टाइम गया। तो ये कितना बनेगा? 2014 मीटर के बराबर। तो 4000 कितना हो गया? ये 4000 कुछ मेजरमेंट आ जाएगा, 4019 आ जाएगा हमारे पास। चार 4019 मीटर के बराबर का हमारे पास मेजरमेंट निकल कर आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी दी करेक्ट हमारे पास। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि चेन जो है वो ज्यादा छोटी पाएगी, सॉरी चेन इज टू लॉन्ग, तो मेजर्ड वैल्यू छोटी है तो ट्रू वैल्यू बड़ी आएगी। तो ट्रू वैल्यू तो हमारे पास 4000 से बड़ी आनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये दोनों हो नहीं सकते। इन दोनों में से डाउट होता है तो फिर कैलकुलेट करके देख लिया हमने, आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स टेक्योमीटर, ओडोमीटर, पेसोमीटर, पेरम्बिल्यूटर, क्या क्या यह है? विच ऑफ द अबव इक्विपमेंट्स कैन बी एम्प्लॉयड फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हमारे पास टेक्योमीटर भी इस्तेमाल होगा, बिल्कुल, D इज इक्वल टू के एस प्लस सी की मदद से।
ओडोमीटर भी हमारे पास इस्तेमाल होगा, डायरेक्टली हम स्पीड को रिलेट करेंगे तो हमारे पास वो हो जाएगा। पेसोमीटर में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट होते हैं, ठीक है। पेरम्बल्यूटर के अंदर भी हमारे पास जो है वो सेम डिस्टेंस मेजर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी हो जाएगा डिस्टेंस मेजरमेंट, बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, तो आपके पास चेन हो जाएगा, आपके पास टेप हो जाएगा, आपके पास ईडीएम हो जाएगा। आप पेसिंग से भी कर सकते हो, आप पेसिंग से भी डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हो, आप पेसोमीटर के बाद पेडोमीटर से भी कर सकते हो डिस्टेंस मेजरमेंट, आप टोटल स्टेशन की मदद से भी कर सकते हो डिस्टेंस मेजरमेंट। तो कई सारे तरीके हैं जिससे डिस्टेंस मेजरमेंट हो सकता है। तो ये सब ऑप्शन में से विच ऑफ द अबव इक्विपमेंट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्या है, सारे हैं, ऑल ऑफ द अबव, और ये एक्स्ट्रा है, तो ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चीज, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज आर द करेक्ट मेथड्स ऑफ रेंजिंग एम्प्लॉयड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ विजन ऑब्स्ट्रक्टेड बट चेनिंग फ्री। तो चेनिंग फ्री है, विजन ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब हमारे पास पॉइंट्स नॉट विजिबल, हमारे पास पॉइंट्स नॉट विजिबल, इंटरविजिबल, विजिबल की जगह लिखता हूं इंटरविजिबल। पॉइंट्स नॉट इंटरविजिबल, तो लाइन रेंजर इस्तेमाल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये तभी इस्तेमाल होगा जब पॉइंट्स इंटरविजिबल हो तब, ठीक है। रेसिप्रोकल रेंजिंग हो सकती है क्या, रेसिप्रोकल रेंजिंग या इनडायरेक्ट रेंजिंग, जब पॉइंट आपस में नहीं दिखते हो तब हमारे पास इनडायरेक्ट रेंजिंग हो सकती है, बिल्कुल, जहां पर हमें 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम हमारे पास, और मिनिमम 4 रॉड की जरूरत पड़ती है रेंजिंग रॉड की, ये मिनिमम क्वांटिटी है। क्या रैंडम लाइन मेथड से काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास चाहे वो हिल हो या चाहे फॉरेस्ट हो, हम रैंडम लाइन बनाकर हमारे उस एरिया में जो है वो रेंज मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्टिकल स्क्वायर में हमारे पास विजन होना जरूरी है, विजन होना जरूरी है, और यहां पर दिखाई इंटरविजिबल नहीं है पॉइंट, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3 आर करेक्ट ओनली, तो आंसर बी इज द करेक्ट। अगला है, फॉर सेटिंग आउट द राइट एंगल द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज, तो राइट एंगल सेट आउट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, क्या ऑप्टिकल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। 2 तरह के इसके अंदर हमारे पास क्या लगते हैं, एक तो यहां पर डबल रिफ्लेक्शन की बात आती है, डबल रिफ्लेक्शन की मदद से डेविएशन एंगल पता चलता है हमारे पास। दूसरी चीज यहां पर हमें ध्यान रखनी कि एक होता है हमारे पास इंडेक्स मिरर और एक होता है हमारे पास हमारा होराइजन मिरर, दोनों अपने अपने एक्सिस पर प्लेस होके इंटरसेक्शन एंगल बनाते हैं 45 डिग्री का, इसीलिए 90 डिग्री का हमारे पास यहाँ पर डेविएशन एंगल मिलता है। इसके बाद अगर बात करूं इंडेक्स मिरर की बात करता हूं, तो इंडेक्स मिरर अपने ही एक्सिस से रखा होता है 105 डिग्री पर, और होराइजन मिरर अपने ही एक्सिस से रखा होता है 120 डिग्री पर, यह पता होना चाहिए। एबनी लेवल जो है वो हमारे पास एक तो लेवल का भी काम करेगा और साथ में स्लोप मेजरमेंट का भी काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 90 डिग्री एंगल क्या यहां पर पता लगाया जा सकता है ऑप्टिकल स्क्वायर में, बिल्कुल कर सकते हैं। एबनी लेवल में नहीं कर पा रहे हैं अभी हमारे पास, क्या एलिडेट में कर सकते हैं, एलिडेट हमारे पास सिर्फ साइटिंग के लिए और प्लॉटिंग के लिए काम में आता है, कहां पर, प्लेन टेबल सर्वे में साइटिंग एंड प्लॉटिंग में काम आता है, तो ये 90 डिग्री एंगल नहीं बना सकता, ये नहीं हो पाएगा। हमारे पास सेलोन घाट ट्रेसर जो है वो हमारे पास ग्रेडियंट, किसी भी जगह का ग्रेडियंट बताने में काम आ जाता है, घाट के ग्रेडियंट बताने में काम आ जाता है, तो ये भी स्लोप मेजरमेंट ही करता है, एक्चुअली में क्या करता है, स्लोप मेजरमेंट ही करता है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री के लिए सेट आउट करने में काम नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछ लिया, एक इनवार टेप है आपके पास 50 मीटर लंबाई की, ट्राई करो जरा क्वेश्चन को। An inward tape 50 मीटर इन लेंथ, स्टैंडर्डाइज एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 10 kg पुल। तो जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं।
लेंथ दे रखी है 50 मीटर, और हमारे पास स्टैंडर्डाइज 20 डिग्री सेल्सियस मतलब कि टेम्परेचर टी नॉट दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस का, और नहीं ये तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, तो ये टी ओ हो जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड पुल दे रखा है कितना 10 kg का, ठीक है। इज यूज टू मेजर अ बेस लाइन, बात सही है। द करेक्शन पर टेप लेंथ इफ एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट टेम्परेचर इज दिस मच, तो मेजरमेंट के टाइम पे टेम्परेचर दे रखा है कितना 30 डिग्री सेल्सियस का, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन भी दे रखा है हमारे पास अल्फा इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। अब करेक्शन पूछा है तो टीएम और टी नोट और टीएम पता है तो टेम्परेचर करेक्शन लग जाएगा। पीएम तो पता ही नहीं है, ना पीएम पता है, ना वेट पता है, ना स्लोप पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो सिर्फ क्या लगेगा, ओनली सी टेम्परेचर विच इज इक्वल टू एल अल्फा टीएम माइनस टी नॉट। एल अल्फा टीएम माइनस टी नॉट, जिनमें से हमारे पास 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू हमारे पास ये बनेगा 30 माइनस 10 जो कि बनेगा 20, नहीं 30 माइनस 20 है तो ये बनेगा 10, तो 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 मीटर में आंसर आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा ये, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर जो कि बनेगा 0.123 के बाद मीटर। 1 2 3 कहाँ है, 1 2 3 मीटर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। चूंकि टीएम टी नॉट से ज्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, आंसर सी आ जाएगा। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है जिसका एरिया है 16 किलोमीटर स्क्वायर का, और हमारे पास ऐसे ही एक रेक्टेंगुलर एरिया हमारे पास मैप पे भी दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो स्केल आरएफ ऑफ द स्केल टू मेजर डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर विल बी क्या होगी। तो देखो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि स्केल होता है हमारे पास मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ये आपको पता है। और अगर मैं कर दूं स्केल का स्क्वायर मतलब स्केल इनटू स्केल, तो ये बन जाएगा मैप डिस्टेंस इनटू मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस इनटू ग्राउंड डिस्टेंस। तो इसे लिख सकता हूं क्या, स्केल का स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा मैप एरिया अपॉन दी ग्राउंड एरिया, और इसको लिख सकता हूं क्या, स्केल इक्वल टू मैप एरिया अपॉन, एक काम करता हूं मैप एरिया लिख ही देता हूं, कितना है मैप एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ग्राउंड एरिया कितना है 16 किलोमीटर स्क्वायर का रूट आ जाएगा। तो रूट अगर आ गया तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बाहर ले लो, सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर ले लो, नहीं पहले तो एक काम करते हैं इसको हम डायरेक्टली आरएफ ही निकालना है क्या, तो फिर यूज ही करने की जरूरत पड़ेगी। इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे, अब देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1000 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो किलोमीटर से मीटर में सेंटीमीटर में लाने के लिए करना पड़ेगा 16 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर इसका आ गया ये रूट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया कैंसल आउट हो गया। अब बचेगा हमारे पास 16 का रूट है तो बाहर तो 4 आ जाएगा, और ये बनेगा इंटू 10⁻5। तो हमारे पास यहां पर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 1 2 3 4 5, ये वाला सही आंसर दे रखा है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द सैक करेक्शन ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय टेपिंग इज प्रोपोर्शन टू व्हाट। तो सैक करेक्शन का फॉर्मूला पता है ना आपको, सैक करेक्शन फॉर्मूला पता है आपको, सी सैक क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास W स्क्वायर L अपॉन 24 PM स्क्वायर। या तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए W स्क्वायर, या फिर इसे आप लिख लो W का स्क्वायर वेट पर यूनिट लेंथ इंटू L का क्यूब अपॉन N का स्क्वायर
इंटू 24 PM का स्क्वायर। ये कब कर दिया मैंने, जब आपने बीच में सपोर्ट दिया हो तब। तो कितनी कैटनरी बन रही है, कितने सपोर्ट दे रखे हैं, उसके हिसाब से फॉर्मूला ये भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। चेक करते हैं क्या पूछा गया हमसे। क्यूब ऑफ द वेट ऑफ द टेप इन केजी पर मीटर रन। तो केजी पर मीटर रन में भी स्क्वायर ही होता है और टोटल वेट ऑफ द टेप में भी स्क्वायर ही होता है, तो ये तो होगा नहीं। क्यूब रूट ऑफ द वेट ऑफ द टेप इन केजी पर मीटर रन, क्यूब रूट की तो बात ही नहीं आ रही, ये भी होगा नहीं। स्क्वायर ऑफ द वेट ऑफ द टेप इन केजी पर मीटर रन, हाँ ये बात सही है, बिल्कुल है यहां पर। और स्क्वायर रूट की बात ही नहीं आएगी। आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे पास रहा हमारा आज का ये सेशन, और इस सेशन में आज के लिए आपसे लेते हैं विदाई और मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, गुड बाय।